तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये एमिसिव पावर का यूनिट होगा। बोलो, इतनी बातें क्लियर है? क्या हुआ है? भाई हीट पढ़ रहे हो और क्यू तुम लोगों को मैं बताऊं क्या है? हैं? क्यू क्या होता है? यहां पे हीट होता है। आगे देखो, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट है जो तुम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को हम लोग ई लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ई लैम्डा क्या होगा, ई लैम्डा होता है हीट रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम पर वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा यहां जो दिया गया है या लैम्डा से डिवाइड किए हैं, ये हमको वेवलेंथ बताएगा। तो इसका यूनिट बताओ लगे हाथ कितना होगा, बताइए इसका यूनिट। देखो Q यहां दिया गया है तुमको, यहां Q आपको दिया है, Q आपको दिया गया है हीट, A दिया है आपको एरिया, और डेल्टा T दिया है आपको टाइम, और लैम्डा दिया है वेवलेंथ। बताइए क्या होगा, यूनिट बताइए जल्दी। और वेवलेंथ को आप एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो इसका यूनिट लिखेंगे आप जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होता है। हो गया? चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा इमिसिविटी। इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इमिसिविटी का। तो देखिए इमिसिविटी जो होता है ये हमारा रेशियो होता है इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक। तो इतना आपको नहीं जानना है, आपको के लिए जानना है कि जो ई की वैल्यू होती है, अगर हम अपने नेचर की बात करें तो जितने भी बॉडी एग्जिस्ट करते हैं ई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर हमारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें तो ई की वैल्यू 1 होती है। फॉर देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है ब्लैक बॉडी इमिसिविटी कितना होगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, तो वो कितना होगा, ई की वैल्यू 1 होगा। मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी आप जानते हैं क्या होता है, जो कि पूरी एनर्जी को क्या करता है या लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वही होता है ना परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हालांकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, अब एक सरफेस ऐसा भी मान लेते हैं कि जो कि बॉडी को पूरी तरीके से लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता हो, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता हो वो। तो अगर हम लिख सके भाई हाईली पॉलिश्ड बॉडी, पॉलिश्ड सरफेस, अगर हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा तो उस केस में ई की वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। बट ये अपने नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों सरफेस अपने नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस अगर है तो उसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है,
ठीक है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये देखो, ये यही बता, फॉर ये सब फॉर प्रैक्टिकल बॉडी के लिए है जो अपने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल बॉडी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। अबे तुम लोग हो कि नहीं? तो ऐसे जवाब देते रहो तो पता चलेगा ना, नहीं आप कुछ चैट पे लिखते रहो। चलिए हो गया। बोलो भाई। आगे बात करते हैं स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ देखिए क्या कहता है कि अगर कोई हमारे पास सरफेस है, मान लेते हैं एक सरफेस बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं, इस सरफेस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या बॉडी क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। बोलो बालक, एनर्जी रेडिएट करेगा ना बाहर की ओर। आप लोग देखे होंगे कोई सरफेस अगर हीट होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो स्टीफन ने ये बताया कि भाई एनर्जी रेडिएटेड, मान लेते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। कैपिटल टी हमारा आपको पता है क्या है, ये टेम्परेचर है इसका, टी यहाँ क्या है, कैपिटल टी, ये सरफेस का टेम्परेचर है, मान लेते हैं कितना है। तो इसमें से जो एनर्जी रेडिएटेड, ध्यान रहे ई क्या है, ई ध्यान रखिए, ई यहाँ क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होएगा, यहां से डायरेक्टली साइन हटाएंगे तो यहाँ किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए E इज इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा T टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और इसको क्या बोले, सिग्मा T टू द पावर 4। अब ध्यान रहे, यहाँ जो सिग्मा की बात करते हैं तो यहाँ जो सिग्मा होता है इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है बालक। सिग्मा यहाँ स्टीफन कांस्टेंट होता है। तुम लोगों से खूब स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट पूछता है खूब, और इसका डायमेंशन फार्मूला खूब पूछा जाता है। तो आप मुझे स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला और यूनिट दोनों बताएंगे क्या होगा, ठीक है। ये सॉल्व करके बताइए तुरंत। कर रहे हो कि नहीं? गुड। क्या यूनिट बताए हैं बालक? अच्छा अच्छा, और कोई बताइए कि बताएं। नहीं नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा यार। चलिए देखिए, तो यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ, E अपॉन टी टू द पावर 4 लिख सकते हैं।
चलिए E इज इक्वल टू E अपॉन टी टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो जो यहाँ एनर्जी है, ये एनर्जी जो है इसका यूनिट क्या होगा, ये क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी रेडिएट, मैंने लिखा है E क्या है यहाँ पे, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर सेकेंड, मतलब इसका यूनिट होगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा, केल्विन के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से लिखो तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4, यह लिखना है। और जूल मीटर टू द पावर -2 सेकेंड टू द पावर -1 एंड के टू द पावर -4। बोलो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसका यूनिट, बोलो भाई। तो ये इसका यूनिट होगा। अब आप मुझे डायमेंशन फार्मूला बताएंगे क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला बताइए। हाँ क्या आया, देखिए हाँ ठीक है निकालते हैं। जूल का क्या लिखेंगे भाई, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 इंटू इसका l टू द पावर -2 एरिया का ऊपर ले जा पूरा कर रहे हैं, इंटू सेकेंड है t के पावर -1 और k टू द पावर -4, यही करेंगे ना। टेम्परेचर क्या है, थीटा लिख सकते हैं आप, देखना तब क्या लिखेंगे m, ये तो l वाला टर्म हट जाएगा क्या, देखो t टू द पावर -3 हो जाएगा और k टू द पावर -4 हो जाएगा, सही लिखे हैं, बोलो बालक, इतना आएगा ना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, क्योंकि ये फॉर्मूला खूब पूछा जाता है, ये सब यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आना ही चाहिए। इसको नोट करिए बालक, हो गया क्या चीज, क्या चीज, चलिए ये हो गया, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं। चलिए देखिए क्या कहता है स्टीफेंस लॉ, ये कहता है भाई कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया of the surface is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body। ठीक है, ये हमारा होता है स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस लॉ के बारे में हो गया, थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए एनर्जी इसके इज इक्वल टू हमने पढ़ा क्या, सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। अब ये बॉडी कैसा हमको नहीं पता है, ठीक है,
तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया, तो इसको लिखें E सिग्मा T⁴। ठीक है, ये भी स्टीफेंस लॉ है, लेकिन इसमें बोल्ट्जमैन ने थोड़ा सा आगे करेक्शन किया था कि इसमें E से मल्टीप्लाई कर दिया। अब E आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, इमिसिविटी। E पता है ना क्या है, होता है यहाँ पे E क्या है, इमिसिविटी, यही होता है। अब देखो, अगर हम फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अगर बात करते हैं, तो E की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हमने अभी बताया। तो E की वैल्यू 1 हो गया, तब एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस कितना हो जाएगा, सिग्मा T⁴। ठीक है, अब ये ऊपर वाला इक्वेशन देखो, इसको क्या किया था, बोल्ट्जमैन ने थोड़ा सा करेक्शन किया था, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीफेन बोल्ट्जमैन इक्वेशन या लॉ, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ या इक्वेशन, लॉ लिख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बालक, ये इक्वेशन समझ में आया। अगर हमारे पास परफेक्ट 1 हो जाएगी। अच्छा आगे देखिए इसी में तब, अच्छा यहाँ पे जो E है बालक, हमको ये क्या बता रहा है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, बोलो यही बता रहा है ना। अब देखो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं। अब आपको पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम हमको क्या बताता है, बताओ, एनर्जी अपॉन टाइम हमको क्या बताएगा, पावर बताता है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख रहा हूं, देखो E अपॉन A इंटू टी, ये जो E की वैल्यू है यही है ना, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, ये क्या है, ऊपर वाले इक्वेशन को लिखते हैं थोड़ा सा, E सिग्मा T⁴। ठीक है, इसको यहां लाके रख दिए हैं। अब देखो एनर्जी अपॉन टाइम, इसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो EA सिग्मा T⁴। अब बताओ एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बताएगा, पावर बताता है। एनर्जी अपॉन टाइम हमको क्या बताता है, पावर। तो पावर इज इक्वल टू लिखेंगे EA सिग्मा T⁴। और ये फॉर्मूला आपको पूछा गया है एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सेकेंड, उसका जो पावर होगा वो होगा EA सिग्मा T⁴। E आपको पता है, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अगर बात करते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी की अगर बात करेंगे, तो उस केस में E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर E की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब पावर कितना होगा भाई, A सिग्मा T⁴। ठीक है, आगे चलें। देखो ये सब ऐसे टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, और इसे न्यूमेरिकल आपको आता ही नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट यहीं सब आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, जैसे भाई कि जो पावर रेडिएट होगा वो कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, आपको याद होना चाहिए, या तो आपको निकालने आना चाहिए कैसे कैसे क्या सब कुछ हुआ है। एक बात और, तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है भाई, तो इसको याद रखना, ये चीज कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े हो कि नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज डिड्यूस्ड या आप बोल सकते हैं प्रूव्ड
बाई स्टीफेंस लॉ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को किसने प्रूफ किया था? तो कौन प्रूफ किए थे भाई? स्टीफेंस लॉ ने प्रूफ किया था। स्टीफेंस लॉ से प्रूफ किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को कैसे प्रूफ करते हैं, तो किससे प्रूफ करते हैं? उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, आपको चारों में से आपको स्टीफेंस लॉ पे टिक करना रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को स्टीफेंस लॉ से प्रूफ किया जाता है। ये क्वेश्चन तो मतलब आना हमेशा तय रहता है हर बार। ठीक है, आगे बात करते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बताया गया कि भाई जो किसी ब्लैक बॉडी से अगर एनर्जी अगर रेडिएट होती है, मान लेते हैं, तो उसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इसको लैम्डा एम मान लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वेवलेंथ जो उसमें से रेडिएट होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो इसको लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एक कोई भी कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी हमारा कोई कांस्टेंट रहेगा। ये होता है विंड डायरेक्ट। ये सब देखो, यहाँ से तुमको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा यहाँ से कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। ठीक है।